तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग अपने मेटलर्जिकल प्रोसेस के अगले स्टेप की तरफ, जिसका नाम है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है? देखिए, कैल्सिनेशन होता है कि इसमें विशेष प्रकार का फर्नेस यूज किया जाता है, इसका नाम है रिवर्बेटरी फर्नेस। ये एक हल्का सा ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है और इसके यहाँ पर इसका जो नीचे जो पैदा होता है वो स्लोपी होता है और उसके ऊपर एक फ्लेम लगी होती है, इसको ब्लास्ट कहते हैं। यहाँ से बहुत तेज़ी से एक फ्लेम प्रोड्यूस की जाती है और इसमें ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट होती है और यहाँ से इसका ऑक्सीजन का संपर्षण क्या होता है, काट दिया जाता है। चैम्बर में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इस ब्लास्ट फर्नेस को हम जब फ्लो करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ओर होता है वह ओर उस हीट की प्रेजेंस में आकर गर्म होना शुरू करता है और जब गर्म होता है तो जितने भी वाटर यानी वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है वो वेपराइज हो जाती है और ये मेटल जो है मेटालिक ऑक्साइड के रूप में यहाँ पर जमा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। देखिए मैंने लिखा है कैल्सिनेशन इन द रिवर्बेटरी फर्नेस, ये इस फर्नेस का नाम है। आप चाहे तो इसको भी यूज करें, जैसा आपकी बुक में लिखा होगा कि व्हेन ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो आप सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी डाल सकते हैं कि, लेकिन मैंने इसके पूरी डिफिनीशन को एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हेन रिवर्बेटरी फर्नेस इन द रिवर्बेटरी फर्नेस व्हेन ओर इज हीटेड इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर आर एब्सेंस ऑफ एयर देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटी इज वेपराइज्ड, यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी वेपराइज हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। मैंने इसके रेफरेंस में कुछ रिएक्शन भी लिखे हुए हैं, जैसे फेरिक रस्ट है, ये आयरन का रस्ट है। अगर उस आयरन के रस्ट को अगर हम गर्म करेंगे तो उससे वाटर वेपर इवेपोरेट हो जाएगा और केवल हमारा आयरन ऑक्साइड का मेटल ऑक्साइड मिलेगा। उसी तरह से जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को अगर गर्म कर तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपने रिवर्बेटरी फर्नेस के नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका नाम है रोस्टिंग। देखिए ये मेथड तब यूज किया जाता है जब हमारे ओर में सल्फाइड इम्प्योरिटी होती है और सल्फाइड इम्प्योरिटी मेटल के साथ बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग किए हुए, यानी उसको अगर हम ऑक्सीजन की एक्साइज अमाउंट में नहीं देंगे तो वो सल्फर मेटल के साथ परमानेंटली जुड़ा ही रह जाएगा। तो उस मेथड को यूज करने के लिए हमें ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से मेटालिक फ्लेम। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस ढक्कन को खोल देते हैं जो यहाँ पर ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा देता है। यहाँ पर एक गैस चैम्बर देखिए, हाँ यहाँ पे दिखा देंगे एयर। तो जब हमारे उस मेटल के ऊपर ऑक्सीजन का प्रेजेंस बढ़ जाएगा तो फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, यानी फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं वो सल्फाइड ओर ऑक्सीडाइज होना शुरू करते हैं और वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में रिमूव होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से केवल रिमूव होगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी हमारा यहाँ पे लिख देंगे मेटल सल्फाइड और यहाँ पर हमारा मेटल ऑक्साइड। तो देखिए ये रिएक्शन करता कैसे है, देखिए जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये वही ऑक्सीजन है जो हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड और मर्क्यूरस ऑक्साइड आइसोलेट। जैसे कॉपर का है क्यूप्रस सल्फाइड, तो क्यूप्रस सल्फाइड ये इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्यूप्रिक ऑक्साइड और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बाहर। उसी तरह से फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस, ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट करके, दिस मेथड इज यूज फॉर सल्फाइड इम्प्योरिटी। ये मेथड तब यूज किए जाते हैं जब सल्फाइड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो ये रहा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के जो स्टेप्स थे। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, यानी किसी भी मेटल ऑक्साइड को उनके मेटल में किस प्रकार से हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला मेथड आता है वो है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी ऐसे सभी मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है तो उनको हम लोग सबसे पहले कैसे आइसोलेट करते हैं। तो उनको आइसोलेट करने का एक ही मेथड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या नाम है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इस मेथड में हम लोग करते क्या हैं, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट के दो रॉड लेते हैं और ग्रेफाइट के दो रॉड के बीच में जैसे हमारा
मेटल है जैसे NaCl, इसमें हमको सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना था, हमें इस मेटल का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, यानी NaCl का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। और उस सोल्यूशन में हम जब दोनों ग्रेफाइट रॉड को डाल देते हैं और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, NaCl अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयनों में। तो कैथोड पर क्या होता है, देखिए कैथोड यानी जिस पर निगेटिव चार्ज है, तो कैथोड पर हमारा ये जो प्लस चार्ज सोडियम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से कैथोड प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और वहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से ये आयन सोडियम मेटल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और ये इसी की सरफेस के ऊपर एक लेयर के रूप में जमा हो जाता है। जबकि हमारा जो क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन अपने पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और जब प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इस सरफेस को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से क्लोरीन बुलबुले के रूप में यहाँ पर जमा हो जाएगा और ये गैस के रूप में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा थर्माइट प्रोसेस। देखिए ये तब यूज किया जाता है जब हमारा मेटल मॉडरेट रिएक्टिव का होता है। जब हमारा मेटल मॉडरेट रिएक्टिव होता है तो हम उसमें थर्माइट प्रोसेस यूज करते हैं। थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है कि व्हेन ए मेटल साल्ट ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी ऐसे मेटल साल्ट जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, उनका अगर रिप्लेसमेंट अगर हम किसी मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी से करा देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, थर्माइट प्रोसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सभी जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम का जो प्लेस होता है वो आयरन से काफ़ी ऊंचा होता है, यानी इसका मतलब यह है कि एल्युमिनियम हाई रिएक्टिव है और हमारा मैंगनीज और आयरन ये लो रिएक्टिव है। तो हम क्या करते हैं, इस मेटल को इनके साथ डाल करके यानी आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम डाल करके उसको खूब तेजी से गर्म कर देते हैं और जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर एल्युमिनियम इन ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लेता है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा प्योर मेटल आइसोलेट हो जाता है। तो और उसी तरह से मैग्नीशियम भी है। तो ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब आपने देखा होगा रेलवे की पटरियों के जो ट्रैक होते हैं वो कभी कभी के बीच बीच में फट जाते हैं। तो होता यह है कि अब उनको वेल्डिंग किया नहीं जा सकता, तो क्या करते हैं कि उसके अंदर लोहा भरा जाता है। तो लोहा भरते क्या है, तो वो उतनी दूरी को सील करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम डाल करके उसके ऊपर इलेक्ट्रोड से उस पर हाई इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, जिसकी वजह से हाई इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से उसका वो आयरन ऑक्साइड पूरी तरह से मेल्ट करने लगता है। मेल्ट करके ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ कंबाइन कर लेता है और आयरन मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। चूँकि आयरन की जो डेंसिटी होती है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड से काफ़ी भारी होती है, इस नाते ये उस भरे हुए दरारों में अपने आप फैल जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से जाम हो जाता है। तो इस प्रोसेस से हम लोग उन पटरियों के टूटे हुए ट्रैक को हम लोग सुधारने के लिए किया जाते हैं। और ये मेथड तो जाहिर सी बात है एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल से यूज करते हैं, इस नाते इसको हम एक डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कह सकते हैं। तो आ जाइए बच्चों, हम लोग रिडक्शन ऑफ मेटल के हम लोग अंतिम सेक्शन में आ जाते हैं, जहाँ पर अगर हमारा मेटल जिसकी रिएक्टिविटी बहुत लो है तो उनको कैसे आइसोलेट करते हैं। तो जैसे बात, तो वो अपने ऑक्साइड के रूप में जनरली पड़े रह जाएंगे, तो उनको रिलीज़ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्बन। कार्बन दुनिया का सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और यही वजह है कि जब हम इन सारे मेटल को कार्बन के साथ रख के गर्म करते हैं, किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में, तो जब ब्लास्ट फर्नेस में रख के इनको गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और मेटल को प्योर फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो इस प्रकार से जिंक हमारा आइसोलेट हो सकता है, कॉपर हमारा आइसोलेट हो सकता है, यहाँ तक कि आयरन भी हमारा इस मेथड से आइसोलेट हो सकते हैं। तो ये हम लोग इनको इस मेथड से क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं।